आगाज किया। बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी आए, अपना वक्तव्य रखे। जिंदाबाद, बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। बड़े भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया सभी साथियों का। जहाँ अनुशासन नहीं होता वहाँ शासन नहीं होता। मैं हर बार जब मीटिंग में आता हूँ यहाँ पर रहता हूँ, और जिनका शासन नहीं होता उनकी बेटियों के साथ, उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये लगता है ये ऐसी घटना लगातार बढ़ती है। दो सवाल आपसे सबसे पहले पूछ लूं। एक बात तो होती है जो कानों को अच्छी लगती है, आदमी का ताली बजाने का मन करता है और वो उस बात को सुनकर खुश हो जाता है। और एक होता है सच। सच सुनने में कड़वा लगता है। ताली बजाने के लिए हाथ नहीं उठते, हो सकता है बोलने वाले को कुछ लोग गाली भी दे। तो आप सुनना क्या चाहते हैं? आप सच सुनना चाहते हैं या मैं भी चटकारेदार एक नेता की भांति बातें करूँ? आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं? सच सुनना है या कानों को अच्छे लगने वाली चीजें करनी है? ऐसा नहीं जोर से बताइए लोग उसका सवाल पूछे। सच सुनना चाहते हैं? सोच लीजिए, कान पक्के करने पड़ेंगे सच सच सुनने के लिए, क्योंकि सच में समाज की कमियां जो सदियों से रही है वो उजागर की जाएगी। सबसे पहले तो जो मेरे साथी खड़े हुए हैं ये सामने यहाँ इसके लाइन की तरफ बैठे नीचे सब लोग। आप भी पत्रकार जो नीचे बैठे, इधर भी जो साथी सब है पत्रकार के नीचे बैठ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा आगे चल तो आगे चल जाए। साइड में साथी खड़े हैं, बैठे साइड वाले साथी है। ये मैं कह रहा हूँ तो साइड में खड़े हुए भाई, आपको तो कह रहा हूँ आप ही तो नीचे बैठे, नीचे बैठे आप लोग नीचे बैठे भाई, आपको अलग से करना पड़ेगा, बैठ जाइए आप। साथियों, दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। मैं आज जो भी कहूंगा वो किसी जाति धर्म के विषय में नहीं है। हालांकि मेरे साथियों ने खूब ललकार दी, खूब कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए। क्रोध आ जाता है जब आप के बच्चे को पकड़कर पीटे और कहे कि कहो कि हम तुम्हारे बाप, तो क्रोध आता है, बिल्कुल आता है। मैं तो समाज के साथियों से भी कहता हूं जो वहां पर बुद्धिजीवी बड़े बुजुर्ग हैं कि युवा भारत निर्माण की एक प्रक्रिया है। वो भारत का किसी वर्ग का युवा क्यों ना हो, ये भारत निर्माण की एक प्रक्रिया है। अगर आज के युवा में जातिवाद और धर्मवाद भरा होगा तो ये तय है कि ये देश पुनः गुलाम होगा, ये तय है। मेरा ये मानना है कि ये देश जब पहले गुलाम हुआ उसका कारण भी कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्मवाद रहा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा बना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को एक लाइन में नमन करते हुए, उन सभी को नमन करते हुए जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, जिन्होंने इस देश में शोषित वंचित को आरक्षण दिया, जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नाम इतने हैं कि कम से कम 20 या 25 मिनट लग जाएगा उनसे नाम लेना शुरू करो। तो मेरा नमन स्वीकार कर ले कि उन्हीं के आंदोलन को लेकर उन्हीं के वंश का एक बालक चल रहा है। एक बालक किस लिए कहा? क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी एक बच्चे को आंदोलन में डालिए, किसी से लड़ाई झगड़ने के लिए नहीं, इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस आंदोलन में अपने घर के एक बच्चे को डालिए। एक बालक कहा।
सम्मानित साथियों, कुछ साथियों ने मुझे दिया कि अन्याय हुआ है, पढ़ के सुनाता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष है यहाँ के आजाद समाज पार्टी के कमल नागर जी, एनएसए सिर्फ इसलिए लगा दिया गया कि उन्होंने गलत करने वाले लोगों का विरोध किया। एनएसए इसलिए लगाया गया कि यहाँ के मौजूदा मंत्री का उन्होंने विरोध किया। शायद मंत्री जी ये नहीं जानते कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। वो मंत्री किसी एक विशेष जाति समाज के नहीं है, वो मंत्री इस पूरे प्रदेश के है और प्रदेश के नागरिक का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत कि वो अपने मंत्री से कहीं भी खड़े होकर के सवाल पूछ सकता है और मंत्री गलत कहा तो चुनौती दे सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कहता है, जिसके तहत मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ और सवाल पूछ रहा हूँ। अब एक घटना और घटी, एक छोटा भाई जिसको पीटा गया और कुछ नासमझ बच्चों के द्वारा, मैं उनको परिपक्व नहीं कहूंगा क्योंकि बेवकूफ मूर्ख हर समाज में होते हैं, कुछ नासमझ बच्चों के द्वारा अभद्रता की गई, उसको अनाप शनाप बोलने के लिए मजबूर किया। ठीक है, आपने कहा जय श्री राम, हमने भी कह दिया जय श्री राम, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या जय श्री राम कहने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है? क्या जय श्री राम कहने से इस देश की गरीबी और भुखमरी मिट सकती है? क्या जय श्री राम कहने से वो जो हजारों साल से इस देश में महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी के साथ शोषण हुआ है, नहीं मिट सकता, बिल्कुल नहीं मिट सकता। वो लोग देश हित के लोग नहीं हो सकते। देश हित समझिए क्या है? देश हित क्या? आप देश की व्यवस्था में रहकर के देश के गरीब गुरबे के लिए, देश के उस वंचित समाज के लिए काम करे, उसको भी बराबरी की ओर लेकर के चले, जिससे देश का विकास हो। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए हैं बैकवर्ड कास्ट के, चौधरी चरण सिंह साहब। मैंने उनकी एक लाइन पढ़ी कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वो लाइन में मैंने एक बार पढ़ी तो सही समझ नहीं आई, तो 25-30 बार मैंने वो लाइन पढ़ दी, फिर समझ आया कि भारत की उन्नति का रास्ता यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ के उन लोगों से तो यहाँ छोटे छोटे काम करते हैं, उनकी ताकत बढ़ने से होगा, उसमें शिक्षा पैदा करने से होगा, उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति पैदा करने से होगा। फिर भी समझ आया। लेकिन अफसोस, लगातार देश में गैर बराबरी व्याप्त, बिल्कुल व्याप्त। मैंने जब सुना कि हमारे जिला अध्यक्ष को जेल भेज दिया और एनएसए लगा दी तो बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ये सरकार की नीति है, ये उन लोगों की नीति है जो यहाँ गैर बराबरी के, जो हमेशा गैर बराबरी करते आए हैं कि जब जब आप न्याय के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको लाठी डंडे गोली से आपका स्वागत होगा, जेल से आपका स्वागत होगा। लेकिन तब बुरा लगा जब पता लगा कि एक भाई को घसीट कर मार दिया गया, कुंवर सिंह जाटव। जब बुरा लगा, जब पता लगा अनिल जाटव को कुछ बच्चों ने पकड़कर कहा कि ये बोल, और चंबल शांत रहा, तो अफसोस हुआ। ये वही चंबल है जहां धाड़ हुआ करती थी, ये वही चंबल है जहां 2 अप्रैल में 2 शहीदों ने जन्म लिया है, इसलिए वही चंबल है। ये मैं किस लिए बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सन 1950 के बाद जब संविधान इस देश में लागू हुआ और हम लोगों को अधिकार मिले, तो ना जाने कितने लोगों के पेट में दर्द हुआ। लेकिन आज भी सन 1950 से पहली व्यवस्था जो लोग यहाँ पर लागू करना चाहते हैं वो कान खोल कर सुने। किसी समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी समाज में, वो चाहे स्वर्ण समाज के लोग हो, वो चाहे दलित ओबीसी पिछड़े किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ शोषण होता है तो वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को कहता है कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरी मदद कीजिए, तो मैं लिख कर देता हूँ। भीम आर्मी का कार्यकर्ता बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए खड़ा हो। आज भीम आर्मी से क्यों डरा जाता है? भीम आर्मी को लड़ाकू क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं भीम आर्मी ने कभी किसको चाटा नहीं मारा, किसी को भीम आर्मी ने कभी किसी को चाटा नहीं मारा, कभी नहीं मारा। ये अफवाह है कि भीम आर्मी मारपीट करती है, नहीं। भीम आर्मी के लोग बड़े लिखे,
हमारे लीडर भाई चंद्रशेखर आजाद खुद एडवोकेट, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरी टीम जो यहाँ बैठी है, जिसके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो लंबी लंबी में यहाँ बैठी हुई है, ये भी कोई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई इंजीनियर है। वो डरते हैं उन आईपीसी की धाराओं से, जो संविधान में दिए अधिकार है, उनसे वो लोग डरते हैं, इसलिए वो हमको लड़ाकू बताते हैं। प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है, सदियों से चलता आ रहा है कि जब जब हमने अपने अधिकार की बात की है तो हम पर लाठीचार्ज हुआ, हम ही को जेल भेजा गया और हम ही को जो मेरा साथी है कमल नागर, परेशान ना, उसके परिवार के लोग परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसको बताया जा करके कि उसके नेता ने 16 महीने बिना किसी कारण के सहारनपुर की जेल में अरेस्ट से घाटी जाकर बताया, मनोबल बढ़ाया एवं हथियार की व्यवस्था भी उसके घर में कराए, जिससे कि वो अपने और अपने बेटियों की रक्षा कर सके। ऐसा नियम होना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। वो लोग जानते हैं कि अगर ऐसा नियम बना, ये तो चंबल है जहां बंदूकों से पुराना नाता रहा है। अगर ऐसा नियम बना तो वो जानते हैं जिस तरीके से वो रेप करते हैं, जिस तरीके से हत्याएं करते हैं, भीमा पूरे गांव बनने में समय लगेगा, तो वो इस बात को जानते हैं। अभी इस देश के सबसे बड़ी व्यापारी की पत्नी, बड़ी बहन, शायद नीता अंबानी उनका नाम है, वो भी विदेश गई। वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूं, मैं बुद्ध की धरती से आई हूं। विदेश जाकर कहती है, सब लोग ताली बजाते हैं। देखिए, आप ताली मत बजाइए, सुन लीजिए, ताली छोड़ दीजिए, गौर से सुनिए। वो जाकर विदेश में कहती आई हूं, और यही मध्य प्रदेश में कोरोना एक जगह है जहां बुद्ध विहार पर हमला किया जाता है, जहां वहां पर सम्मानित भक्तों को पीटा जाता है। बुद्ध का कार्य क्षेत्र भारत है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की जगह भारत है। और यह कर्मचारी भी मेरी जरूर सुने कि कोई कितना भी खराब रिश्वतखोर व्यक्ति हो और वो बीजेपी के संरक्षण में चला जाए तो वो दूध का धुआं हो जाता है। और कोई कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो, वो अपनी ड्यूटी अच्छी से निभा रहा हो और बीजेपी की चटकारिता नहीं करता हो, तो उस पर झूठे मुकदमे लगा करके उसको जेल भेज देना है। ऐसे मध्य प्रदेश में ना जाने कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने सिपाही हैं, कितने मास्टर हैं, और ना जाने कितने उच्च पदाधिकारी हैं जिनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है सिर्फ बीजेपी की गुलामी ना करने के कारण। इस देश में जिस मामले पर जिस समस्या का समाधान होना चाहिए, जिस समस्या पर काम होना चाहिए, उस समस्या पर काम नहीं होता, उस समस्या पर काम नहीं होता। यहाँ सरकारी कर्मचारी खड़े हैं, यहाँ किसान भी है, यहाँ गरीब मजदूर भी है, यहाँ सवर्ण समाज के लोग भी होंगे, यहाँ ओबीसी समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, यहाँ दलित आदिवासी पिछड़े भी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत का पूरा लोकतंत्र फिलहाल मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। इस लोकतंत्र में जहां तक मैं अपनी शिक्षा हासिल करके समझ पाया हूँ कि सिर्फ 2 समस्याएं मैं मानता हूँ कि 2 समस्याएं हैं, एक गरीब के पास, एक किसान के पास, एक जवान के पास, एक मजदूर के पास। कि अगर सरकार इस देश की शिक्षा और इस देश की चिकित्सा फ्री कर दे, बस आदि समस्याओं का हमारा समाधान हो जाए। जो रात दिन मरते कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, पूरे दिन रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, केले बेचते हैं, यहाँ तक कि लैट्रिन भी उठाते हैं, फिर भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। वो लोग व्यापारी लोग, वो नेता जिनके पेट मोटे हुए हैं, वो व्यापारी लोग हैं, वो बिजनेस करते हैं, मोटा इनकम लेते हैं, अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। वहाँ क्या सिखाया जाता है? वहाँ इंग्लिश भी सिखाई जाती है, वहाँ तैरना भी सिखाया जाता है, वहाँ डांस करना भी सिखाया जाता है, वहाँ और अन्य भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाता है। और जो हमारा बच्चा बेचारा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, वहाँ उसको क्या सिखाया जाता है? वहाँ उसको खिचड़ी खाने से बताई जाती है। वहाँ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। इस देश में डीएम का बेटा, एसएसपी का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, मंत्री का बेटा और एक मजदूर किसान गरीब का बेटा
एक उसमें डाल दीजिए, आप एक स्कूल में डाल दीजिए, वही खिचड़ी खिलाइए, पता लग जाएगा किसकी क्षमता कितनी। इस देश का एक वर्ग, जिस वर्ग से मैं आता हूं, जो सुबह 6 बजे उठता है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, और इन सड़कों की सफाई करता है, लेटरिन के गटर की सफाई करता है, वो मात्र ठेकेदारी पड़ता के अंदर 6,000, 7,000, 8,000 रुपए की तनख्वाह देता है। और ना जाने लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में कितने पैसे पर काम कर रहे हैं। क्या 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 में घर का खर्चा चलता है?